नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर में। और मैं हूं लवकुश मिश्रा। आज हम फलन के बारे में बताएंगे। फलन क्या होता है, यानी 1.2 एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो है प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो इसके सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो फलन का है, यानी किसे कहते हैं फलन। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग दो फिगर बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारे दो फिगर हो गए। अब इस फिगर का नाम हम समुच्चय दे देते हैं। ए है और ये है बी, और ए का जो संबंध है वो बी से है। अब मान लेते हैं ए में 1 2 3 4 है, और बी में है ए बी सी डी ई। ओके, अब देखिए, इसमें एक का जो रिलेशन है वो ए से है, दो का रिलेशन मान लेते हैं बी से है, और इस 3 का जो रिलेशन है वो भी बी से है। ठीक है, और 4 का रिलेशन सी से है। ठीक, और डी और ई का रिलेशन ए से नहीं है। तो फलन की जो डिफिनीशन बनेगी वो क्या बनेगी? यदि समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के संबंध होने चाहिए। फलन तब कहलाएगा जब ए के सभी अवयवों का संबंध बी से हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि बी का जो अवयव है वह ए से संबंधित हो, यानी बी के सभी अवयव ए से संबंधित हो या ना हो, लेकिन ए के सभी अवयवों का संबंध बी के कुछ अवयवों या सभी अवयवों से हो तो वो फलन कहलाएंगे। अगर इसका 4 खाली होता, यानी अगर हम कह दें इस तरीके से, यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल ले लें। एक 2 3 4 ए बी सी डी ई, ऐसे इस तरीके से देख रहे हैं ना। 4 का संबंध किसी से नहीं है, तो ये जो है ये फलन नहीं है। तो फलन की डिफिनीशन क्या लिखेंगे? फलन की डिफिनीशन लिखेंगे, इसमें 2 गुण हैं, तो पहला हम लिख लेते हैं, समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय। क्या लिखेंगे फिर से? समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय बी के सभी अवयवों के संबंध होने चाहिए। थोड़ा स्पीड में लिखते हैं। समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित ना हो। फिर समझिएगा, समुच्चय ए का कोई भी अवयव समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है?
जैसे इस 4 का संबंध हम अगर C से भी कर दें और D से भी कर दें तो ये फलन नहीं होगा। यानी यहाँ पे 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। एक तो A का कोई भी अवयव ऐसा हो जिसका संबंध A से ना हो, यानी ये सभी 1 2 3 4 का सभी अवयवों का संबंध B से होना चाहिए। दूसरी चीज़, किसी एक व्यक्तिगत एक अवयव का संबंध 2 अवयवों से नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय B के एक से अधिक अवयवों से संबंधित न हो। तो इसमें देखिए, समुच्चय A का कोई भी अवयव समुच्चय B के एक से अधिक अवयव से संबंधित ना हो, ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है। तो इसके 2 गुण याद रखिएगा। अगर ये 2 गुण कोई भी फलन फॉलो करता है तो वो फलन होगा, अगर ये 2 गुण फॉलो नहीं करेगा तो वो फलन नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि अगर ये फलन होंगे तो इसमें से कौन सा प्रांत होगा, कौन सा प्रांत और कौन परिसर। जैसे यहाँ पे हम इस तरीके से फिगर बनाएं और अगर ये फलन होगा तो इसमें प्रांत A to B, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पे A B C D E F। अब हम एक का A से, ठीक है, 2 का कर देते हैं B से, फिर 3 का कर देते हैं पुनः B से, और 4 का संबंध कर देते हैं F से। तो यहाँ पे A का जो प्रत्येक अवयव है B के अवयव से है, तो ये फलन है। इज दैट क्लियर। अब इसमें प्रांत क्या है, तो ये जो पहला भाग होता है ये प्रांत होता है और दूसरा भाग सप्रांत होता है। और इसका जो परिसर है, 1 का संबंध A से है, 2 का संबंध B से है, 3 का संबंध B से है और 4 का संबंध F से है। अब इसमें से हम परिसर कौन सा लिखेंगे, तो परिसर उन्हीं अवयव को लिखते हैं जो A से संबंधित होगा। यानी इस कैपिटल A से संबंधित कौन कौन से हैं, A B F। इसकी परिभाषा कैसे कहेंगे, समुच्चय B के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव से संबंधित होते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रांत। इसमें प्रांत क्या है लिख लेते हैं। प्रांत समुच्चय A वाला वैल्यू होता है 1 2 3 4, और सहप्रांत B वाला होता है। B वाला पूरा होगा A B C D E F, ठीक है ना। और इसमें परिसर देखिए, परिसर सबसे पहले परिसर में कौन कौन सा होगा, A B F, यानी जो A से संबंधित हैं, A B F। अब यहाँ पे थोड़ा परिसर की डिफिनीशन लिख लेते हैं।
परिसर क्या है? समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय है समुच्चय बी के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव से संबंधित है। अवयव से संबंधित है। तो ये हो गया हमारा प्रांत, सहप्रांत और परिसर। अब देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसका हमें ज्ञात करना है कि निम्न का प्रांत, सहप्रांत एवं परिसर बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जो पहली वैल्यू होती है वो प्रांत होती है, दूसरी वैल्यू सहप्रांत होती है, और ए का संबंध बी के उन्हीं अवयवों को लिखेंगे जो ए से संबंधित हों। तो 1, 4, 9 ये हमारा परिसर हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रांत लिखते हैं। प्रांत के सभी अवयव, ए के सभी अवयव लिखेंगे। क्या है? 2, 3, 4, 6। अब लिखेंगे हम सहप्रांत। सहप्रांत ये परिसर, सहप्रांत के दूसरे अवयव को सभी लिखेंगे। 1, 4, 9, 16, 25। और परिसर क्या होता है? इसमें देखिए परिसर में बी के उन्हीं अवयवों को लिखेंगे जो ए से संबंधित हैं। तो ये हमारा हो गया परिसर यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम फलन के प्रकार में सबसे पहला लेते हैं एकैकी फलन क्या होता है। एकैकी शब्द ही बता रहा है, वन फंक्शन ही बता रहा है कि ऐसा समुच्चय जिसका संबंध एक का एक पर हो। तो इसे हम चित्र के माध्यम से कैसे समझेंगे? जैसे यहाँ देखिए ये 2 फिगर हम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं एक अवयव, 1, 2, 3, 4। इसमें लेते हैं A, B, C, D, E, ठीक है। अब एक का संबंध ए से कर देते हैं, ये अपने से एग्जाम्पल ले रहे हैं। 2 का संबंध बी से कर देते हैं। 3 का संबंध डी से कर देते हैं। 4 का संबंध सी से कर देते हैं, और ई का संबंध किसी से नहीं कर रहे। और ये हमारा सेट है ए और ये है सेट बी। ए का संबंध बी से है, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी। तो अब यहाँ देखिए कि एकैकी की डिफिनीशन क्या है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय बी के अलग अलग अवयवों के साथ हो तो ऐसे फलन एकैकी फलन कहलाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 का ए से, 2 का बी से अलग अलग है। कोई ऐसा अवयव तो नहीं है जिसका
2 और 3 का संबंध b से हो। तो जब 1 का 1 से हो तो इस तरीके का जो फलन होता है वो एकाएकी फलन कहलाते हैं। या अगर हम दूसरा डिफिनीशन ले ऐसे, एक 2 3 4 A B C D, 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से और 4 का D से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें 1 का 1 से है ना, तो ये भी क्या है, एकाएकी। लेकिन अगर हम इस तरीके से अगर एग्जाम्पल ले लें, एक और एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको ताकि हर चीज़ क्लियर हो जाए। A B C D, और यहाँ पर A B C D E, 1 का A से और B का B से, C का भी B से। तो जब इस तरीके का आ जाए, देख रहे हैं B का B से, C का भी B से, तो ये फलन बहुत का 1 से हो गया, तो ये एकाएकी नहीं है। यानी अगर एक अवयव का संबंध 1 से है तो वो एकाएकी कहलाएगा। तो इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, पहला फिर से समझ लेते हैं, फिर स्पीड में लिखेंगे। यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय B के अलग अलग अवयवों के साथ है तो एकाएकी, ऐसा फलन एकाएकी फलन कहलाता है। 1-1 मैपिंग कहिए चाहे 1-1 फंक्शन कहिए। तो लिख लेते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय B के अलग अलग समुच्चय B के अलग अलग अवयवों के साथ है तो एकाएकी ऐसा फलन एकाएकी फलन कहलाता है। तो यहाँ पे ये एकाएकी फलन की डिफिनीशन है। क्या है फिर समझ लेते हैं। यदि समुच्चय A के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय B के अलग अलग, इसका संबंध समुच्चय B के अलग अलग अवयवों के साथ है तो ऐसा फलन एकाएकी फलन कहलाता है। अगला फंक्शन है बहुएक फलन। बहुएक, बहुत का एक से। तो इस तरीके से इसके एग्जाम्पल लेंगे पहले, उसके बाद डिफिनीशन लिखेंगे।
ठीक है, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई, बहुत का 1 से याद रखिएगा, 1 का ए से कर देते हैं, 2 का बी से कर देते हैं, 3 का भी बी से कर देते हैं, 4 का डी से कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए ज़रा, 2 और 3 का संबंध बी से है, यानी 1 से अधिक का संबंध अगर किसी एक अवयव से है तो वो बहुएक में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का ए से है, 4 का डी से है, लेकिन 2 और 3 का संबंध बी से जब हो गया तो ये बहुएक में आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे, एक और डिफिनीशन इस तरीके से लिखेंगे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 1 2 3 ए बी सी, 1 का बी से, 2 का बी से, 3 का बी से, यानी बहुत का 1 से। तो इसका डिफिनीशन किस तरीके से लिखा जाएगा? यदि समुच्चय ए के 1 से अधिक अवयवों का संबंध बी के एक अवयव से हो, बी के एक अवयव से, समुच्चय ए के 1 से अधिक अवयव का संबंध बी के एक अवयव से हो, तो ऐसा फलन बहुएक फलन कहलाता है। तो डिफिनीशन लिखेंगे, परिभाषा, यदि समुच्चय ए के एक से अधिक अवयवों का संबंध बी के किसी एक अवयव से हो, तो बी के किसी एक अवयव से ऐसा फलन बहुएक फलन कहलाता है। तो ये हमारा हो गया बहुएक फलन की डिफिनीशन। हम लोग एकाएकी के लिए कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ फार्मूले, इसी के माध्यम से हम चेक करेंगे कि जो फलन है वो एकाएकी है या नहीं है। तो इसका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यदि फंक्शन ऑफ x1, इस चीज़ को क्या लिखेंगे, क्या पढ़ते हैं, मैपिंग फ्रॉम x टू y, यानी x का संबंध किससे है, y से। और ये जो देख रहे हैं ना, इसे मैपिंग का मतलब प्रतिचित्रण भी कहते हैं, जो आप फंक्शन बोलते हैं वो प्रतिचित्रण भी बोला जाता है। बराबर फंक्शन ऑफ x2 के लिए
ये एकाएकी के लिए बता रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। इसी के माध्यम से हम सिद्ध करेंगे कि जो फलन है वो एकाएकी है या नहीं। तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2, तो ये हो जाएगा x1 बराबर x2। अब इसके कंडीशन क्या है, फॉर एवरी प्रत्येक के लिए x1 कामा x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी x1 और x2 कैपिटल X के अवयव हैं। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, फिगर के माध्यम से प्रतिचित्रण, ये जो बना रहे हैं इसे फंक्शन भी बोलते हैं, आप प्रतिचित्रण भी बोल सकते हैं। अभी आगे हम प्रतिचित्रण क्या होता है उसमें भी हम एकाएकी प्रतिचित्रण, एकाएकी फलन, यानी सारे सिस्टम बताएंगे। आप एकदम वीडियो को अंत तक देखते रहिए। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे A B C D, इस तरीके से ये है X और ये है Y। ओके, X के अवयव 1 2 3 4 और Y के अवयव A B C D। ठीक है, अब यहाँ पे एक का जो रिलेशन है वो A से है, 2 का रिलेशन, अब इसको चेक करना है कि एकाएकी है या नहीं। पहले हम यहाँ पे स्केच बना देते हैं। सवाल इस तरीके से होगी, ये सवाल हो गई। ठीक है, अब इसमें चेक करना है कि क्या ये एकाएकी है। एकाएकी का मतलब एक का एक से, तो यहाँ आप देखिए इसमें ये ले लेते हैं कि ये जो है उन्हीं अवयव को लेंगे जो दिखा रहे हैं कि एकाएकी है या नहीं। तो यहाँ देखिए F2 का संबंध किससे है, B से है। F2 का संबंध B से और F3 का संबंध भी B से। अब B बराबर B के, तो ये F2 बराबर F3, अगर ये F हटा दें, F हटा दें, तो क्या 2 बराबर 3 के दिख रहा है क्या? ये 2 बराबर 3 होता है क्या? नहीं होता है ना, इसलिए ये जो है एकाएकी फलन नहीं है। जब एकाएकी नहीं है तो क्या है, बहुत का एक से है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यह जो फलन है यह बहुएक है। बहुएक फलन एकाएकी नहीं है। तो इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। लोग जानेंगे आच्छादक फलन क्या होता है। आच्छादक, आच्छादी, कुछ भी बोल सकते हैं, ऑनटू मैपिंग या ऑनटू फंक्शन। तो इसका जैसे एग्जाम्पल ले लें इस तरीके से, एक 2 3 4 A B C, 1 का A से, 2 का B से, 3 का भी B से, 4 का C से, और ये A है, ये B है। इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे कि समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के साथ है तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। यानी जितने भी B के अवयव हैं वो A से होने चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा अगर इसमें कोई बच गया तो आच्छादक फलन नहीं है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन लिख देते हैं।
कि समुच्चय B के यानी समुच्चय B के प्रत्येक अवयव का संबंध समुच्चय A के प्रत्येक अवयव के साथ है, तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। अब अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल लें जो आच्छादक नहीं हो, इस चीज़ को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें इस तरीके से, और ये चेक करें कि ये आच्छादक है कि नहीं है। 1 2 3 4 A B C D E, 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, 4 का भी C से। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कुछ अवयव बच जा रहे हैं, तो जब B के कुछ अवयव बच जाए ना, तो वो जो है प्रतिचित्रण नहीं होगा, वो फलन नहीं होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ D तथा E ऐसे अवयव B के हैं जिनका संबंध A के किसी भी अवयव के साथ नहीं है, जिनका संबंध A के किसी अवयव के साथ नहीं है, तो यह आच्छादक फलन नहीं होगा। तो यह फलन नहीं होगा। अब देखिए, यानी इसमें जो परिसर होगा वो सहप्रांत के बराबर होना चाहिए। परिसर में अगर सहप्रांत दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो आच्छादक होगा। परिसर का मतलब है कि अगर ये D और E ना होते तो सहप्रांत दूसरी वैल्यू होती। मान लीजिए ये दोनों ना रहें, ठीक, तो दूसरी वैल्यू क्या बचेगी? B की वैल्यू A B C सहप्रांत हो जाएगा, प्रांत ये वाला होता है। अब परिसर उन्हीं को लेते हैं जो B से संबंधित होते हैं, तो A के अवयव A B C से संबंधित हो, यानी अगर परिसर सहप्रांत के बराबर होता है तब वो आच्छादक होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसकी डिफिनीशन है आच्छादी फलन की। परिभाषा आच्छादक या आच्छादी फलन तब कहलाता है जब, इसकी भी कुछ अपनी शर्तें हैं, जैसे एकैकी के लिए मैंने बताया, जब प्रत्येक स्मॉल y के लिए
y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, यानी स्मॉल y कैपिटल Y का अवयव है के लिए स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी स्मॉल x कैपिटल X का अवयव का अस्तित्व हो, ताकि फंक्शन ऑफ x बराबर स्मॉल y होगा। अगर ये चीज़ आपको दिखाई पड़ेगा तो आच्छादी या आच्छादक होता है। अगर ये कंडीशन आपको नहीं दिखाई पड़ता तो आच्छादक या आच्छादी नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं एकैकी तथा आच्छादी फलन। एकैकी तथा आच्छादी फलन क्या होता है? यह एक ऐसा फलन जो एकैकी भी हो और आच्छादी भी हो, तो वह फलन एकैकी तथा आच्छादी फलन कहलाता है। तो लिखेंगे ऐसा फलन कहलाता है। तो इस तरीके से हम इसका डिफिनीशन दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समाप्त होता है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और है थोड़े से 10 मिनट के लिए, तो उसको हम प्रश्नावली के शुरू करने से पहले स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा उसमें बता देंगे। जो मेन मुख्य था, जो आपके बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मैंने बता दिए।